तो अगर आपके भी पास है बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक 2023 का मॉडल या फिर 2024 में आपने बुलेट 350 ली है या फिर लेने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि और सभी वीडियोस की तरह इस पर हम कुछ और डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, बाइक चलने में कैसी है, अच्छी है या बुरी है। हम एक्चुअली में इसमें जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने के लिए मिल रही है उसके बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ आपसे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैंने ये बाइक 2023 में 17 सितंबर को ली थी और जिस दिन मैंने ये बाइक ली थी उससे नेक्स्ट डे से ही MIL लाइट के इश्यूज़ मेरी बाइक के साथ चल रहे थे। और मेरी बाइक के साथ क्या बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जिनकी बाइक के साथ ये इशू आ रहा होगा, पर उनको टेक्निकल नॉलेज ना होने के कारण वो इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। और मैंने इसको निगलेक्ट नहीं किया और उसका नतीजा मुझे ये मिला कि कंपनी ने धीरे धीरे मेरी बाइक के हर एक चीज़ जिनमें उनको लगा कि इशू हो सकता है उसको चेंज कर दिया मुझे। जैसा कि इसके सारे सेंसर चेंज हुए और सेंसर के साथ साथ इसका मॉड्यूलेटर होता है जिससे आपका ABS कंट्रोल होता है, दो बारी वो चेंज हुआ। ECU 3 बारी चेंज हुआ और इसके बाद जो वायरिंग हाईनेस होता है वो भी चेंज हुआ। और उसके बाद भी जब ये इशू रिसॉल्व नहीं हुआ तो फिर कंपनी ने ऑनलाइन टेक्निकल टीम होती है इनकी चेन्नई से, उनको ऑनलाइन लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके फिर सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजिंग की और उसके बाद जाकर कहीं मेरा ये इशू सॉल्व हुआ। मैं नहीं समझ पा रहा कि उन्होंने सॉफ्टवेयर में क्या अपडेट किया क्या नहीं किया, पर MIL लाइट फिर आनी बंद हो गई। और उसके बाद जो पिकअप डाउन की प्रॉब्लम्स आ रही थी या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि बाइक की परफॉर्मेंस सही नहीं है, वो भी थोड़ा हद तक ठीक हुई और उसके बाद मुझे कुछ ऐसा इशू फेस करने के लिए नहीं मिला। पर आजकल कुछ 15-20 दिन से मेरी बाइक में से एक अजीब सी साउंड आ रही है और उसके लिए मैं कंपनी में गया बार बार कि मुझे साउंड आ रही है। कंपनी ने चेक किया कि टैपेट की साउंड है तो उन्होंने मेरी टैपेट एडजस्ट की है, फ्री ऑफ कॉस्ट एडजस्ट की है। वो उस एक हेड की पैकिंग डलती है जिसकी टैपेट सेटिंग की कॉस्ट ही आपको 900 रुपये के आसपास पड़ती है, पर कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे वो चेंज कर दी, वो जो टैपेट की पैकिंग होती है, और साथ साथ टैपेट भी रीसेट की है इसके। पर उसके बाद भी वो साउंड गई नहीं, तो फिर कंपनी वालों ने मुझे फिर से विज़िट करने के लिए बोला शोरूम में। फिर मैं जब गया तो वहाँ पर उन्होंने, जो उनका मेन मैकेनिक था वो शोरूम पर नहीं था, उनके सर्विस स्टेशन पर नहीं था, तो उन्होंने मुझे मंगलवार को बुलाया और फिर मैं मंगलवार को दोबारा से गया तो उन्होंने प्रॉपर्ली चेक किया बाइक को, टेस्ट ड्राइव ली बाइक की और फिर उन्होंने मुझे बताया कि जो ये साउंड है ये क्रैंक में से आ रही है और हो सकता है कि क्रैंक का जो आपका बैरिंग है वो ख़राब हो गया हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर उसका पता तभी चलेगा जब एक बारी इंजन को खोला जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मेरी बाइक सिर्फ 3400 किलोमीटर चली है और जबकि कंपनी जो वारंटी देती है वो 30,000 से 40,000 किलोमीटर की देती है। और अगर किसी बाइक का 3400 किलोमीटर में ही इंजन आप ओपन करोगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो फिर वारंटी का मतलब ही क्या रह जाता है। और कंपनी जब कस्टमर उनके पास बाइक ख़रीदने के लिए आता है तो उसको वो 5 इयर्स की वारंटी एक्सटेंड करवाने के लिए भी बोलती है, जो कि मैंने भी करवाई है और उसके लिए मैंने कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि पिछले जो मेरे साथ इशू चल रहे थे इस बाइक को लेकर, उसमें कंपनी ने हर वो चीज़ जिसमें उसको डाउट था कि ये इस एक्चुअली में इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है वो सब कुछ रिप्लेस कर दिया है। तो अब जब इंजन में से साउंड आ रही है तो कंपनी फिर इंजन को रिप्लेस क्यों नहीं कर रही है, और एक नए इंजन को जब कंपनी रिप्लेस नहीं कर रही है, उसका वही पार्ट जो ख़राब है सिर्फ उसको रिप्लेस कर रही है, तो जब न्यू बाइक का इंजन खुल जाएगा तो फिर बाइक में रहता ही क्या है और फिर उसकी जो आपकी मार्केट वैल्यू है उसमें उसका क्या असर होगा। क्योंकि आपकी सर्विस हिस्ट्री पूरी की पूरी, जब आप सर्विस का काम या फिर कोई भी आपकी बाइक में काम होता है, जब आप वो अथॉराइज सर्विस स्टेशन से करवाते हो तो आपकी सर्विस हिस्ट्री जो होती है वो मेंटेन हो जाती है। उसमें हर एक वो चीज़ जो आपकी बाइक के साथ काम हुआ है वो सब कुछ मेंशन होता है। और ऐसे में अगर मेरी बाइक का इंजन खोलकर उसकी क्रैंक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या वो मेरी सर्विस हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं होगा, और अगर वो सर्विस हिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा तो क्या उससे मेरी बाइक की रीसेल वैल्यू पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, और रीसेल वैल्यू पर अगर फ़र्क पड़ेगा तो उसका सीधा सीधा लॉस कस्टमर को ही होने वाला है, ये आप सभी जानते ही हो। और जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि जब हम न्यू बाइक लेने के लिए जाते हैं तो हम उसकी जो वारंटी एक्सटेंड करवाते हैं वो इसी वजह से करवाते हैं कि इन फ्यूचर अगर बाइक के साथ कोई भी बड़ा इशू आता है तो उस टाइम पर हमारी बाइक का वो पार्ट पूरा का पूरा चेंज होगा। अब आप लोग ही बताइए कि इंजन पूरा का पूरा एक पार्ट ही है बाइक का,
और जब एक न्यू इंजन को आप 3400 किलोमीटर में ही खोल देते हो तो जो लाइबिलिटी होती है एक तरीके से न्यू बाइक की, जैसा बंदा समझता है कि मेरी न्यू बाइक है, इसमें कोई भी इशू नहीं आ सकता है, और उसके बाद जब वो इंजन खुल जाता है और उसके बाद दोबारा से रिसेंबल होता है, तब वो दिल में एक कसक सी रह ही जाती है कि अब तो बाइक का इंजन खुल गया है। जो आपको आपकी बाइक के साथ प्यार होता है, जो एक तरीके का बॉन्डिंग होती है न्यू बाइक के साथ बनी हुई आपकी, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आजकल फ़ेस कर रहा हूँ। और मैंने जब कंपनी पर मैं गया तो उन्होंने मंगलवार को मुझे बुलाया था, तो जब मैं मंगलवार को गया तो उन्होंने उस साउंड को प्रॉपर्ली चेक किया, टेस्ट ड्राइव लिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जो इशू है ये क्रैंक से रिलेटेड है। हो सकता है क्रैंक का बैरिंग आपका ख़राब हो, या डॉग्स गाइड होती है इसमें वो ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में वो उन्होंने मुझसे कहा है कि हाफ़ इंजन आपका ओपन किया जाएगा और उसके बाद जो भी चीज़ अंदर ख़राब होगी उसको चेंज किया जाएगा। तो मैं ये ही समझना चाह रहा हूँ कि वारंटी का फिर क्या मतलब रह गया अगर आप इंजन को खोलकर उसके जो पार्ट ख़राब हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं, ना कि पूरे के पूरे इंजन को। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और मैं उसको फेस भी कर रहा हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि ऐसे में मैं क्या करूँ। तो प्लीज़ आप लोग ही मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या ऐसे में मुझे अपनी बाइक का इंजन खुलवाना चाहिए या फिर कंपनी को इस बाइक का इंजन रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं और 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए की बाइक लेना हमारे लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारी दिन रात की मेहनत की कमाई हम इकट्ठा करने के बाद अपने सपनों की अपनी ड्रीम बाइक जो होती है उसको परचेज़ करते हैं, और जब हम बाइक को परचेज़ कर लेते हैं तो जब तक हम बाइक को परचेज़ नहीं करते हैं तो कंपनी हमको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाती है कि कंपनी आपके साथ है। जब भी कभी आपकी बाइक में कोई इशू आएगा, आपने वारंटी एक्सटेंड कराई है, आपका वो पार्ट पूरा का पूरा चेंज होगा। और जब हम बाइक को परचेज़ कर लेते हैं उसके बाद जब हमको कुछ इश्यूज़ आने शुरू होते हैं तो उसके बाद अगर कंपनी इस तरीके से हमको ट्रीट करती है कि अब आपकी बाइक का इंजन खोला जाएगा और उसका जो पार्ट ख़राब है वो चेंज किया जाएगा, ना कि पूरे के पूरे इंजन को, तो कहीं ना कहीं दिल में एक कसक सी रह जाती है, ख़ासकर उसके लिए जो आपकी ड्रीम बाइक हो। तो यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए कि ऐसे में मुझे अपना इंजन खुलवाना चाहिए या फिर कंपनी को बोलना चाहिए कि वो पूरा इंजन ही मेरा रिप्लेस कर दे। और साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप शोरूम पर न्यू बाइक ख़रीदने के लिए जाते हो, रॉयल इनफील्ड ही नहीं किसी भी कंपनी की कोई भी बाइक ख़रीदने के लिए जाते हो, तो पहले वहाँ पर वारंटी का मतलब समझिए और अंडर वारंटी में आपकी बाइक के क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी और क्या क्या चीज़ें रिपेयर होंगी, इसके बारे में अच्छे ढंग से इंफॉर्मेशन लीजिए ताकि आप परेशान ना हो इन फ्यूचर। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे ये मैंने नहीं पूछा कि अगर अंडर वारंटी में मेरा इंजन ख़राब होता है तो क्या इंजन के पार्ट्स चेंज होंगे जो ख़राब है या पूरा का पूरा इंजन चेंज होगा। बहुत से लोग मुझे सजेशन दे रहे हैं कि ऐसे में इंजन ही चेंज होगा, कोई बोल रहा है कि पूरी की पूरी बाइक आपकी चेंज हो जाएगी। पर जब हम ग्राउंड लेवल पर इसके बारे में रिसर्च करते हैं, कंपनी के पास मेल करते हैं, उनको कॉल करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ऐसे में इंजन रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर आपकी बाइक के साथ इशू आ रहे हैं तो आपकी बाइक भी रिप्लेस नहीं होती, चाहे वो आपको ख़रीदे हुए एक दिन क्यों ना हुआ हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको मालूम नहीं है, और मैंने आज के बाद यही सोचा है कि आप कम से कम जब न्यू बाइक लेते हैं तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूं। अब मैं आपको जो आने वाले मेरे व्लॉग हैं उसमें आपको पता चलेगा और देखने के लिए मिलेगा कि जब आप न्यू बाइक ख़रीदते हो तो कंपनी आपको किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें देती है, क्या क्या आप इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए न्यू बाइक ख़रीदते हुए। सबसे बड़ी बात है, जब आप न्यू बाइक ख़रीदने के लिए जाते हो आपको इंश्योरेंस कंपनी बेचती है, और तो बहुत से लोगों को एक्चुअली में ये पता ही नहीं होता है कि फ़र्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी का मतलब क्या है। जो फर्स्ट पार्टी होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ। वैसे फुल डेडिकेटेड वीडियो मेरा बहुत ही जल्दी आने वाला है इंश्योरेंस के ऊपर, पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब कंपनी आपको इंश्योरेंस बेचती है तो उसमें फ़र्स्ट ईयर जो होता है उसमें आपका फ़र्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस होता है, और उसके बाद जो आपके 4 ईयर्स होते हैं उसमें थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होता है। तो जो फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस होता है उसका यही मतलब है कि अगर इन फ्यूचर आपकी बाइक के
साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है, बाइक क्रैश हो जाती है, बाइक का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा पार्ट आपका नया आएगा और उसका सारा का सारा जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी ही देगी। पर जब नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट होता है उस टाइम आपका जो इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी का हो चुका होता है। अगर आप उसको रिन्यू करवाते हो तो फर्स्ट पार्टी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप रिन्यू करवाना भूल जाते हो या नहीं करवाते हो तो आपका जो आने वाले टाइम का इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी का ही रहता है और थर्ड पार्टी में आपको बाइक का कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। बाइक अगर कहीं से डैमेज होती है या क्रैश हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी उसका कोई भी क्लेम आपको नहीं देगी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आने वाले वीडियोस जो है वो इसी के ऊपर होंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कंपनी से क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इससे आपका बहुत सा पैसा भी बचने वाला है। तो आशा करता हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप इन फ्यूचर भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो और मैं डालता रहूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपना प्यार मुझे देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।